Hello, students. How are you all? So, I'm Rajni Mamgai, biology master teacher at Vedantu, and today we are just going to discuss animal tissue. And in animal tissue, we will discuss epithelial tissue in a very detail, right? So, let's start animal tissue. So, when we talk about tissue, tissue मतलब होता क्या है? तो टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स जब साथ में आते हैं और एक एक जैसा फंक्शन कर रहे हैं, एक ही चीज के लिए फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम टिश्यूज बोलते हैं, राइट? तो मतलब ग्रुप ऑफ द सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, performing specific function as animal tissue. So how would you define it? Group of cells having same origin and have specific function, right? So that are similar in origin and perform specific function. It perform a specific function. This is called animal tissue. सबसे पहले एनिमल टिश्यू टर्म दिया किसने था? Who has given this term? So there is a scientist named Bychett. तो एनिमल के केस में, zoology के केस में, एनिमल टिश्यू के केस में सबसे पहली बार जो टिश्यू टर्म है वो इन्होंने दिया था, राइट? तो गेव टर्म टिश्यू। यहाँ पे टर्म टिश्यू इन्होंने ही सबसे पहले बताया था zoology में, एनिमल टिश्यू में। पर प्लांट टिश्यू में ये ऑलरेडी पहले भी दिया जा चुका था। तो प्लांट में बॉटनिस्ट ने, यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे एनग्रू, उन्होंने पहले से ही टर्म टिश्यू दे दिया था प्लांट टिश्यू के लिए, लेकिन एनिमल टिश्यू में इन्होंने दिया था, राइट? नेक्स्ट, व्हाट इज नोन एज स्टडी ऑफ द टिश्यू? स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मीन स्टडी, एज सिंपल एज दैट, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो हिस्टोलॉजी टर्म है, तो वो हिस्टोलॉजी टर्म किसने दी? तो दिस टर्म वाज गिवन बाय साइंटिस्ट मेयर। तो यहाँ पे एक टर्म है, एक ये साइंटिस्ट है हमारे मेयर, इन्होंने ये सबसे पहले टर्म दी, राइट? तो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर। एनिमल किंगडम में सबसे पहली बार टिश्यू किसमें देखा गया? सबसे पहली बार किसमें टिश्यू डेवलप हुआ? तो एनिमल किंगडम में नाइटीरिया जो फाइलम है, और सिलिंट्रेटा भी उसका नाम है। तो कौन सा फाइलम? फाइलम नाइटीरिया, और वी कॉल्ड इट सिलिंट्रेटा। तो सबसे पहली बार जो टिश्यू टर्म आया वो यहीं से ही आया था, नाइटीरिया और सिलिंट्रेटा में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम टिश्यू वाज सीन और टिश्यू वाज डेवलप्ड फर्स्ट in animal kingdom. First in animal kingdom, this is the first phylum in animal kingdom to develop tissue. तो इन्हीं इसी की बॉडी में सबसे पहले टिश्यू डेवलप हुआ था, राइट? सो दिस इज the Nigeria Coelenterata. Now we will see types of the tissues in animal. Animal में कितने types of tissues होते हैं? So types of tissue in animal. तो सबसे पहला टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, जो आज हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। काफी बड़ा टिश्यू भी है एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, मस्कुलर टिश्यू।
फोर्थ, नर्वस टिश्यू। क्या पर्पसेस है इन टिश्यूज के, दैट विल बी। तो 4 टाइप्स के एनिमल टिश्यूज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन। तो इनका अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग लोकेशन है, राइट। तो ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 4 टाइप के टिश्यू। तो इनकी लोकेशन, इनकी फंक्शन और इनका स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो बॉडी की कवरिंग बनाता है। तो जैसे कोई भी ऑर्गन है, राइट, उसकी अगर कवर बनानी होगी, कवर मतलब उसका रैप, उसका उसका लाइक जो भी कवर है, राइट, तो वो एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है कि बॉडी के हर एक पार्ट को जोड़ के रखेगा। मस्कुलर टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है चलने फिरने में मदद करेगा, मूवमेंट, लोकोमोशन में मदद करेगा। नर्वस टिश्यू चीजों को, जितने भी इंफॉर्मेशन जो हम देख रहे हैं उसको सारा ब्रेन में ले जाएगा, एनालिसिस करवाएगा और फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। तो मतलब यहाँ पे सारी चीजें, ये सारे जो टिश्यूज है वो साथ में मिलकर हमारा पूरा ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम साथ में मिलकर पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो हमें पता है कि बॉडी में अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे सेल्स, स्पेसिफिक टाइप के सेल्स आएंगे तो वो स्पेसिफिक टिश्यूज बनाएंगे, है ना। फिर बहुत सारे टिश्यूज जब मिलकर एक ही काम करेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर जब एक ही फंक्शन के लिए काम करेंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनता है ना, पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। सो मीन्स बहुत सारे सेल्स मिलकर, एक जैसे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, जैसे स्टमक। तो स्टमक में एपिथेलियल टिश्यूज को कवर कर रहा होगा। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड वगैरह की सप्लाई उसमें होगी, और जो भी प्रोटेक्टिव सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू ही करता है। मस्कुलर टिश्यू, स्टमक में मसल जो है वो चर्निंग, पचाने में काम करेगी। नर्वस टिश्यूज को सिग्नल देगा कि कब आपको सारे एंजाइम सिक्रीट करने। तो मतलब इस तरीके से सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलेंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे, और फिर ऐसे स्टमक, इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, माउथ आ गया, हमारी टंग आ गई, लिवर आ गए, पेंक्रियाज आ गए, सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन, और उन्होंने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया। तो ऐसी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स आएंगे, एक साथ काम करेंगे और ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डेवलप करेंगे, राइट। तो हम बेसिकली इस चैप्टर में इनकी बात कर रहे हैं, टिश्यूज की बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज, दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल नाम से समझ में आ रहा है, एपिथेलियल टिश्यू मींस, एपी मींस अपॉन, थीलियल मींस ग्रोथ। तो मतलब ये मैंने कहा कि ये सारी बॉडी की कवर बनाएगा। तो जैसे कोई भी बॉडी ऑर्गन है, उसकी बॉडी का जो आउटर कवर होता है, आउटर लेयर होता है, प्रोटेक्टिव या जो भी कवरिंग होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू। और कोई हॉलो ऑर्गन है, हॉलो मतलब अगर उसके अंदर स्पेस है, जैसे हार्ट है, तो हार्ट के अंदर जो स्पेस है उसको भी लाइन, उसकी भी जो अंदर की कवर बनाएगा वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाएगा। सो एक चीज तो हमें समझ में आएगी कि ओवरऑल कवरिंग, चाहे वो बाहर की हो चाहे हॉलो ऑर्गन की अंदर की कवरिंग हो, वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाएगा। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बेसिकली आर ऑफ 2 टाइप्स। किस बेसिस पर? सेल्स की लेयर्स के बेसिस, राइट। तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू का पहला पॉइंट लिख देते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स किस बेसिस पर? या तो वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा। तो जैसे यहाँ पे ये सेल्स की लेयर है, सिंगल लेयर है सेल की। जब सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होगा, सिर्फ एक लेयर होगी सेल की, तो उसको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे उसको? सिंपल एपिथेलियम। तो पहले हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियम, और जब मल्टी सेलुलर लेयर, मल्टी लेयर ऑफ सेल्स होंगी, तो यहाँ पे वो बनाएगा कंपाउंड एपिथेलियम। तो जैसे यहाँ पे ये एक सेल की लेयर है, इसी के ऊपर दूसरी आ गई, है ना, एकदम जैसे
जैसे ईंटों के ऊपर बहुत सारी ईंटों के लेयर्स के ऊपर ईंटें बना रहे, पूरी दीवार बनती है वैसी। तो यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम बहुत थिक होती है, मोटी होती है काफी ना। तो दिस इज द कंपाउंड एपिथेलियम। तो पतली है जो सिंपल एपिथेलियम होगा वो काफी थिन होगा, है ना, और जो ऑब्वियसली कंपाउंड होगा वो काफी थिक होगा। तो जितने भी सिक्रीशन हो गए, जैसे चीजों को सिक्रीट करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम, जो भी डिफ्यूजन करने का काम इसी का ही होगा। सिंपल जो है वो यहाँ पे जो भी ये लाइनिंग बना रहा है, किसी भी ऑर्गन की कवरिंग बना रहा है, या किसी भी हॉलो ऑर्गन की इनर लाइनिंग बना रहा है, तो वो सिंपल एपिथेलियम से बनती है। और कंपाउंड एपिथेलियम का इन सब चीजों में डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन बहुत लिमिटेड रोल होता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, इनसे प्रोटेक्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है यार, मोटा है तो प्रोटेक्ट करेगा, लाइक अवर स्किन। स्किन कंपाउंड एपिथेलियम का पार्ट है, दैट वी विल सी, है ना। और वहीं अगर आप बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम में, जैसे डिफ्यूजन के लिए बात करोगे तो एल्विलाई, तो एल्विलाई में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होगा, दैट वी विल सी। द एल्विलाई ऑफ द लंग्स इसका बेस्ट एग्जांपल, कि हमें पता है एल्विलाई ऑफ लंग्स में गैसेस डिफ्यूज, दैट वी विल सी। ठीक है, तो जो हमने काफी डिटेल में भी पढ़ना है। तो दो टाइप्स आपको समझ में आएगा किस बेसिस पर ये है। फिर मैंने कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो किस बेसिस पर यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने कहा या तो ये किसी भी ऑर्गन की, हॉलो ऑर्गन की लाइनिंग बनाते हैं, तो यानी ये तो या तो ये फॉर्म करेंगे लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन, जैसे हार्ट हॉलो ऑर्गन। तो हॉलो ऑर्गन की इनर लाइनिंग बनाने में ये काम करते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हार्ट की इनर लाइनिंग। तो जो हार्ट में चेम्बर्स होते हैं उनकी दीवार, अंदर की दीवार जो है वो यही बनाता है एपिथेलियल टिश्यू, है ना। या फिर इट विल फॉर्म एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ऑर्गन। तो बेस्ट एग्जाम्पल्स का स्किन ले लो, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, बेस्ट एग्जाम्पल इसका स्किन ले लो। तो स्किन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आउटर कवरिंग। तो जो स्किन है, ऑब्वियसली स्किन है दैट इज इन दी इन दी कॉन्टैक्ट विद इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में। और ऑब्वियसली ये किसी ऑर्गन की इनर लाइनिंग बना रहा है, तो इनर लाइनिंग भी कहाँ किसके कॉन्टैक्ट में होगी, बॉडी फ्लूइड्स के कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पे ब्लड से भरा है ये हार्ट का चेम्बर, और ऑब्वियसली वो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में है। तो मतलब या तो ये फ्री एनवायरमेंट की तरफ होगा, या फिर ये बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में होगा, है ना। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एपिथेलियल टिश्यू का एक सरफेस, अपर सरफेस हमेशा फ्री रहेगा, चाहे वो एनवायरमेंट की तरफ फ्री रहे, चाहे वो किसी फ्लूइड में फ्री रहे, लेकिन एक सरफेस एपिथेलियल टिश्यू का फ्री रहता है, क्योंकि वो रैपर है ना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में, तो ये जो जितने सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू के जितने सेल्स हैं, तो ये सेल है कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, बहुत पास होते हैं। देख रहे हो आप सारे, तो कितने पास पास में है। तो ऑब्वियसली इनके बीच में बहुत थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, जैसा आपको दिख रहा होगा, वेरी लिटिल स्पेस। और उस लिटिल स्पेस में भरा रहता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। क्या भरा रहता है उसमें, तो जो छोटे छोटे स्पेसेस हैं, सो दीज ऑल सेल्स, दीज एडजेसेंट सेल्स, तो यहाँ पे जो एपिथेलियल के एडजेसेंट सेल्स हैं, आसपास वाले पड़ोसी सेल्स जो है, आर अडहियर, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, आर अडहियर टुगेदर बाय, तो उन स्पेस में भरा हुआ होता है वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स, राइट, बाय वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत बहुत कम अमाउंट में मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स को ही हम बोल देते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो दो सेल के बीच में प्रेजेंट। तो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, इंटर। इंटर मतलब सेल के, सेलुलर मतलब दो सेल के बीच में, और ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो सिंपल सा मतलब है इसका कि ये सेल के या तो बीच में रहेगा या सेल के बाहर ही है ना, बाहर है सेल के। एक्स्ट्रा मतलब बाहर, तो एक्स्ट्रा मतलब होता है आउटसाइड द सेल, और इसका काम क्या है,
दो सेल को आपस में चिपका कर रखना, दैट इज द पर्पस ऑफ इट, राइट। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट यहाँ पे इसका फंक्शन अगर हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, तो इसका ओरिजिन क्या है। तो आप सबने यहाँ पे पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि जितने भी हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो 3 जर्म लेयर से बनते हैं। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारी एम्ब्रियो में 3 सेल की लेयर बनती है। तो इस एपिथेलियल टिश्यू में भी अगर हम ओरिजिन देखेंगे कि उन एम्ब्रियोनिक लेयर, जो वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर हैं, उसमें से कौन कौन सी लेयर से ये बनता है, तो उसमें से ये तीनों लेयर से बनता है। तो कुछ होते हैं जैसे हमारी स्किन है, तो स्किन एक्टोडर्म ओरिजिन की होगी, जैसे हम एंडोडर्म बोलेंगे। तो कुछ ऑर्गन्स हमारे, कुछ ऑर्गन्स जो कुछ एपिथेलियल टिश्यू है वो एंडोडर्म ओरिजिन के होंगे, जैसे गट लाइनिंग ना, या फिर हार्ट की जो इनर लाइनिंग थी वो मान लो, है ना। और बाकी मीजोडर्म, तो मीजोडर्म का बेस्ट एग्जांपल है बॉडी सीलोम। तो जो बॉडी सीलोम होता है दैट इज मीजोडर्म इन ओरिजिन, एंड आई एम श्योर दैट यू हैव डन इट इन एनिमल किंगडम। तो बॉडी सीलोम क्या होता है, तो जैसे अगर हम ऐसे बॉडी को कट करेंगे तो हमारी बॉडी का वॉल और जो एलिमेंट्री केनाल है, तो देखो ये बॉडी का वॉल है और ये उसके बीच में एलिमेंट्री केनाल है। तो जैसे हम बॉडी को ऐसे कट किया, तो कट करेंगे तो ऑब्वियसली कैसा होगा, तो जैसे सपोज ये हमारी बॉडी है और ये हमने अपना मुंडी कट कर दिया, ये हमारा बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री केनाल है, ये माउथ है, ये एनस है। तो बस ये एलिमेंट्री केनाल इस तरीके से इसके अंदर प्रेजेंट है। तो बॉडी सिलोम क्या होता है, ये जो आपकी ये एलिमेंट्री केनाल गट है, गट गट और जो ये बॉडी वॉल है उसके बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, तो गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस है दैट इज एक्चुअली बॉडी सिलोम, ठीक है। तो बॉडी सिलोम सिंपल शब्दों में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बॉडी वॉल है, लो जी, ये हमारा ये ट्रंक रीजन है जहाँ पे हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं। तो ये हमारा बॉडी वॉल है और बॉडी वॉल के अंदर हमारा एक और ट्यूब होगा दैट इज द एलिमेंट्री केनाल। तो ये हमारा एलिमेंट्री केनाल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्री या गट मान है ना, तो ये गट है, गट मतलब एलिमेंट्री, माउथ टू एनस, और ये गट की अंदर की स्पेस है जहां से खाना नीचे निकलता है। तो ये गट की कैविटी है जहां से खाना उतरता है गले में और फिर एनस के थ्रू आउट। तो यहाँ पे इनकी जो लाइनिंग है, गट की जो आउटर कवरिंग है, तो वो कौन बनाता है, तो आउटर कवरिंग जो है गट की वो बनाता है मीजोडर्म लेयर, मतलब स्क्वामस एपिथेलियम उसको लाइन करके रखता है। और वैसे ही यहाँ पे जो है बॉडी वॉल की जो इनर लाइनिंग है वो भी किससे बनती है, मीजोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से। तो यहाँ पे जो ये बॉडी वॉल की इनर लाइनिंग है और गट की लाइनिंग है, ऑब्वियसली ये मीजोडर्म ओरिजिन की होती है, ये मीजोडर्म ओरिजिन के सेल हैं और ऑब्वियसली दिस इज एपिथेलियल सेल। तो ये एपिथेलियल सेल है जो इनको कवर कर रहे हैं। तो इनके बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे बॉडी वॉल के मीजोडर्म और गट के मीजोडर्म के बीच में जो स्पेस दिख रहा है दैट इज बॉडी सिलोम। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉडी सिलोम है वो किससे ओरिजिन हुआ है, मीजोडर्म लेयर से। और वो मीजोडर्म लेयर कुछ नहीं, वो ऑब्वियसली एपिथेलियल टिश्यू है, कौन सा, दैट वी विल सी। तो मीजोडर्म लेयर से ही बना है हमारे एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म लेयर से बॉडी सिलोम। तो यहाँ पे ये जो बॉडी सिलोम है दिस इज द बॉडी सिलोम, राइट। तो दैट वी विल सी, और भी देखेंगे हम। तो ये कवरिंग भी यही बना रहा है, पूरा एनक्लोज इसी कैविटी मीजोडर्म ही कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इट इज एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती। तो फिर इसमें क्या होता है, कैसे इसको खाना पीना मिलता है, तो दैट वी विल सी। तो मतलब ये अपना नरिशमेंट डिराइव करती है, डिराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे से ही जो ब्लड वेसल जा रही होंगी उनसे बाय डिफ्यूजन ये नरिशमेंट, राइट। तो डिराइव इट्स नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, जो इसके नीचे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड जो जारी होगी इसके नीचे से, वहां से ये सारी चीजें डिफ्यूजन के थ्रू देता है। और इसकी जो रिपेयरिंग पावर है, इसकी जो रीजनरेटिंग पावर है वो काफी हाई होगी। So it is having
हाई रीजनरेशन पावर। तो रीजनरेशन पावर एपिथेलियल टिश्यूज की काफी हाई होती है। सारे के सारे जो एपिथेलियल टिश्यू हैं दे रेस्ट ऑन अ बेस। तो एक बेस के ऊपर सारे सेल जो है वो रेस्ट करते हैं एंड दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट। तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज के सेल्स हैं, सो एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मतलब एक तरह का बेस होता है, दैट आई विल शो। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर वो रेस्ट करते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी सेल से नहीं बनी होती है, इट इज ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर मतलब किसी सेल से नहीं बनी है। ये किससे बनता है? फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट फाइबर से बनता है, राइट। तो ये ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सारे एपिथेलियल टिश्यूज के सेल रेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियल। तो मतलब ये एक एक्सेप्शन है जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, एक्सेप्ट ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये एक तरह का कंपाउंड है, कंपाउंड एपिथेलियम है, दैट विल सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो देखो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू का सेल है। और ये रेस्ट कर रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। दिस इज द बेसमेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर्स हैं। तो ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू का सेल है, उसको एपिथेलियल सेल लिख सकते हैं। और एपिथेलियल सेल का एक फ्री सरफेस होता है। फ्री सरफेस मतलब वो या तो किसी फ्री एनवायरनमेंट की तरफ होगा या किसी बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा। ये फ्री रहता है हमेशा, ये किसी के साथ टच में नहीं है। और दूसरा सरफेस हमारे सेल का है बेसल सरफेस, जो कि ऑब्वियसली इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो दिस इज दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी दो लेयर्स हैं, राइट। तो वो कौन कौन सी दो लेयर्स हैं? तो सबसे ये जो ऊपर वाली है दैट इज बेसिकली, यहाँ पे लेमिना, लेयर को लेमिना बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक है बेसल लेमिना और दूसरी होती है रेटिकुलर लेमिना। तो ये है बेसल लेमिना और दूसरी जो लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, ये पहली लेयर है। और जो दूसरी लेयर है दैट इज दी रेटिकुलर और फाइब्रस लेमिना। लेमिना मतलब लेयर, ठीक है। ये सेकेंड लेयर है। अब यहाँ पे बेसल लेमिना को सिक्रीट कौन करता है? तो इट इज सिक्रीटेड बाय, ये जो एपिथेलियल सेल है वो इसको सिक्रीट करता है, राइट। तो यहाँ पे सिक्रीटेड बाय एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल ही इसको सिक्रीट करते हैं। और बेसल लेमिना को कौन सिक्रीट करता है? तो इसके नीचे जस्ट जा रही कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके जस्ट नीचे कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, वो इसको सिक्रीट करती है, ठीक है। तो इसको सिक्रीट कौन करता है? सिक्रीटेड बाय, इट इज सिक्रीटेड बाय अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। जो भी नीचे से कनेक्टिव टिश्यू जा रहे हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं। तो मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये दो लेयर हैं जिनको अलग अलग कंपोनेंट इसको सिक्रीट, अलग अलग चीजें, अलग अलग स्ट्रक्चर इसको सिक्रीट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखेंगे बेसल लेमिना का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो बेसल लेमिना बेसिकली बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो जैसे हो गया यहाँ पे ग्लाइकोजमीन ग्लाइकन, राइट। म्यूकोपॉलीसेक्राइड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एकदम पॉलीसेक्राइड से बना होता है, पॉलीसेक्राइड या फिर यू कैन से कार्बोहाइड्रेट से। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? सो इट्स कंप्राइज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। उसके अलावा म्यूकोपॉलीसेक्राइड, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन होगा, व्हिच इज अगेन प्रोटीन है, फाइब्रस नेचर का होता है कोलेजन प्रोटीन। अगर वहीं हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, लेमिना की कंपोजिशन की बात करें, सो इट कंप्राइज्ड ऑफ
फाइब्रस रेटिकुलर फाइबर। तो ये एक तरह का फाइबर है, ये भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह भी होते हैं, तो कंप्राइज्ड ऑफ रेटिकुलर फाइबर। तो मतलब ये फाइबर से बनता है, ठीक है। फाइबर इज नथिंग बट द टाइप ऑफ प्रोटीन, है ना। तो ये इसकी कंपोजिशन है, राइट। तो इस रेटिकुलर फाइबर में कोलेजन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह भी होता है ना। दैट्स ऑल। सो फंक्शन क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन का एपिथेलियल टिश्यू में, इसका पर्पस क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन की ये दोनों लेयर क्या, तो इसका फंक्शन क्या है अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है, पहला तो ये एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड की सप्लाई है, वहां से सारा नरिशमेंट डिफ्यूज करेगा और सेल को भेजेगा। तो मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस, हेल्प्स इन डिफ्यूजन सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की डिफ्यूजन में मदद, इट इज द पर्पस ऑफ द बेसमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू का जनरल पॉइंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू या जितने भी टिश्यूज होते हैं ना, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शन, जो कि उनको एक स्ट्रक्चरल और एक साथ फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड, उनका स्ट्रक्चर बनाता है और उनको एक साथ फंक्शन करने में मदद करता है। तो इट्स अ structural and functional. It provides structure and functional link to different epithelial tissues. So different tissues, और obviously epithelial tissues में काफी सारे टाइप के जंक्शंस जाते हैं, राइट। तो वैसे तो सारे टिश्यूज में ही होते हैं, लेकिन एपिथेलियल टिश्यूज में स्पेशली काफी टाइप के जंक्शंस। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज द टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, और इसी का ही दूसरा नाम जोना ऑक्लूडेंस होता है। क्या होता है, जोना ऑक्लूडेंस। तो जोना ऑक्लूडेंस का टाइट जंक्शन का काम क्या होता है, जैसे ये दो एपिथेलियल टिश्यू, ये सेल्स एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स, तो इनके बीच में ये जंक्शन होता है जो कि क्या करेगा, चीजों को लीक नहीं होने देगा। तो टाइट जंक्शन का काम होता है एक सेल से दूसरे सेल या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यूज तक चीजों को लीक नहीं होने देता, है ना। तो एक का कंटेंट दूसरे के साथ शेयर नहीं होने देता। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा प्रिवेसी प्रोवाइड करता है ना। तो ये बिल्कुल प्राइवेट रखेगा स्पेस, कि कहीं इधर से उधर नहीं तो नहीं ट्रांसफर हो जाए चीजें, है ना। तो ऑब्वियसली इट विल प्रिवेंट लीकेज ऑफ द प्रिवेंट लीकेज ऑफ, किसकी लीकेज को प्रिवेंट करेगा, लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द, लीकेज ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल और टिश्यू, अक्रॉस सेल्स और टिश्यू। तो मतलब चीजों को एक्सचेंज नहीं होने देगा, लीक नहीं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारे ब्रेन और जो हमारा ब्लड है उसके बीच में ये कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ये टाइट जंक्शन रहता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी हार्मफुल चीजें हैं जो ब्लड से ब्रेन में जाकर उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ब्रेन और ब्लड के बीच में ये टाइट जंक्शन है जो कि सेलेक्टेड चीजों को ही जाने देगा, बाकी पूरा इसको प्राइवेसी, राइट। सेम यही चीज, यही बैरियर ब्लड टेस्टीज बैरियर के बीच में भी होता है, ब्लड और टेस्टीज के बैरियर में भी, मतलब के बीच में भी होता है, जिससे कि फालतू इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो टेस्टीज में गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और लो जी, डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या होगा, खत्म, स्पर्म से नहीं बनेंगे तो हो जाएगी ना गड़बड़। तो ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये है पहले टाइप का जंक्शन। सेकेंड टाइप का जो जंक्शन है दैट इज दी जोना, और वी कॉल्ड इट गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन नाम से समझ में आ रहा है इसका फंक्शन क्या होगा। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो दोनों सेल के बीच में प्रोटीन टनल होता है, प्रोटीन चैनल होता है। तो ये प्रोटीन चैनल क्या करता है, चीजों को इधर से उधर, प्रोटीन चैनल, ये इसको टनल बोल सकते हैं। टनल मतलब पैसेज है, तो चीजों को एक सेल से दूसरे सेल में शेयर करने देगा, ठीक है।
तो यू कैन से गैप जंक्शन का काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ, किसका ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल, तो इन सब चीजों को इजीली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होने देगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स इन एडजेसेंट, तो एडजेसेंट सेल को क्या करता है, ये आपस में चिपकाकर या आपस में चीजों को ट्रांसफर करने में मदद करेगा, राइट। तो गैप जंक्शन तो देखो बहुत सारे, जैसे हमारे हार्ट में भी होते हैं, हार्ट सेल में भी, जिससे इजीली आयन जल्दी जल्दी या इलेक्ट्रिकल इंपल्स जल्दी जल्दी ट्रांसफर होंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छे से कर पाएंगे एक साथ, है ना। सेम वे थर्ड जंक्शन जो होता है दैट इज दी अडहियरिंग जंक्शन, नाम से समझ में आ रहा है अडहियरिंग जंक्शन, कि जो चिपका कर रखेगा। तो ऑब्वियसली सेल को एक साथ चिपका कर रखना है एकदम टाइटली, क्योंकि जैसे हार्ट के सेल है उनके बीच में एकदम क्लोज कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो पता चला धक धक करते ही सारे सेल शैटर्ड हो गए ना, एकदम उड़ रहे हैं इधर उधर, तो ऐसा तो नहीं होता। सो अडहियरिंग जंक्शन, और यहाँ पे इसका जोना अडहियरेंस भी नाम होता है, इसको जोना अडहियरेंस भी बोलते हैं। तो जो जोना अडहियरेंस है, यहाँ पे ये क्या करेगा, दो सेल को आपस में जोड़ कर रखेगा, राइट। तो इसके भी दो टाइप्स, तो वो कौन से दो टाइप्स हैं अडहियरिंग जंक्शन के, तो अडहियरिंग जंक्शन के दो टाइप हैं, एक है डेस्मोसोम और हेमीडेस्मोसोम, राइट, ये दो है। तो डेस्मोसोम क्या करता है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, दोनों को आपस में एकदम बेल्ट की तरह बांध के रखेंगे, बेल्ट की तरह काम करता है, तो दो सेल की कमर बांध दी साथ में, तो अब वो क्या करेंगे, एकदम चिपक कर रखेंगे साथ में। तो मतलब यहाँ पे अडहियरिंग जंक्शन का काम ही होता है अडहियर करना ना। तो डेस्मोसोम का काम होता है अडहियरिंग एडजेसेंट सेल टुगेदर, तो एडजेसेंट सेल्स को बाइंड करके रखेगा, ये इसका पर्पस होता है। तो एक सेल को दूसरे सेल के साथ बाइंड करके रखता है, right? तो इसका बेस्ट एग्जांपल कार्डियक सेल बोल सकते हो आप, है ना, जितने भी हार्ट में सेल है या और भी बॉडी के जो सेल्स हैं आपस में चिपक कर रहते हैं। अब यहाँ पे हेमीडेस्मोसोम क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है, ये वो अडहियरिंग जंक्शन है जो सेल को एपिथेलियल टिश्यू के साथ ज्वाइन करके रखेगा। तो ये है एपिथेलियल सेल और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एपिथेलियल सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करके रखेगा, तो इट कनेक्ट्स सेल, एपिथेलियल सेल विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ इसको कनेक्ट करता है, दैट्स ऑल। तो ये है थर्ड जंक्शन। फोर्थ जंक्शन की बात करें तो ये होता है इंटरडिजिटेशन। तो ये इंटरडिजिटेशन जंक्शन कौन सा है, नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इसमें ऐसा, ये एक सेल ऐसे जंक्शन बनाते हैं एकदम फिंगर जैसे, डिजिट जैसे, तो ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, आपस में इस तरीके से इंटरलिंक्ड हो गए, राइट, इंटरकनेक्ट हो गए। तो इंटरडिजिटेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी लाइक जो भी यहाँ पे इंटरडिजिट मतलब फिंगर की तरह एकदम अटैच हो रहे हैं, तो ये फिंगर है, ये स्पेस है, और इससे एकदम अटैच हो रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लेसेंटा की कॉरियोनिक विलाई, राइट। so what is the example of it, so chorionic villi of placenta, chorionic villi of placenta। तो प्लेसेंटा में जो कॉरियोनिक विलाई है वो एकदम फिंगर लाइक, यहाँ पे क्या करते हैं, फिंगर लाइक प्रोसेस जो है इस तरीके से पूरा अडहेयर हो जाता है, तो इजीली उसको इंटरकनेक्ट करके रखेगा, राइट। तो ये जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, डिजिट मतलब फिंगर होता है, और ये दूसरी तरफ से इसे ब्लड स्पेस आए तो यहाँ पे अच्छे से ये इंटर डिजिटेट हो गए ऐसे। तो ये फोर्थ टाइप का जंक्शन है। वैसे ही अगर हम फिफ्थ टाइप के जंक्शन की बात करेंगे तो बताओ फिफ्थ टाइप का जंक्शन कौन सा है, तो फिफ्थ टाइप का जो जंक्शन है दैट इज द इंटरसेल्युलर ब्रिज। तो इंटरसेल्युलर ब्रिज, तो इंटरसेल्युलर ब्रिज मतलब ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है दो सेल के बीच में ब्रिज होता है। तो ये बेस्ट तरीके से देखा जाता है, एक होता है नर्स सेल, सर्टोली सेल, और
स्पर्म के बीच में, तो बिटवीन सर्टोली सेल एंड इमेच्योर स्पर्म। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे इमेच्योर स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो इन दोनों के बीच में ना सेलुलर ब्रिज बनता है। तो जैसे ये स्पर्म है, स्पर्म और सर्टोली सेल के बीच में इस तरीके से एक सेलुलर ब्रिज बनता है। तो सर्टोली सेल क्या करती है, इस इमेच्योर स्पर्म को जो है वो खाना पीना प्रोवाइड करती है, राइट। तो इंटरसेलुलर ब्रिज में जो ये सर्टोली सेल, जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियसली प्रोवाइड नरिशमेंट टू दिस ब्रिज। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। So these are different type of intercellular junctions present in the different type of tissue, present in the cells of different type of tissue, right? अब हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल एपिथेलियम से। तो सिंपल एपिथेलियम अभी मैंने आपको बताया, सिंपल एपिथेलियम होते हैं जिनमें सिंगल सेल की लेयर है। तो ऑब्वियसली ये सिंगल सेल की लेयर से बने हुए हैं। तो अब हम ये सारे टाइप्स के देखेंगे। तो सबसे पहला जो, और सिंपल एपिथेलियम का काम मेनली सिक्रीशन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, इन सब चीजों में ज्यादा होता है, राइट, क्योंकि एकदम पतली लेयर है तो वो ज्यादा अच्छे से ये काम कर पाएंगे, है ना। तो सिंपल एपिथेलियम का जो पहला टाइप है तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप इज द स्क्वामस एपिथेलियम। तो पहला टाइप है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और इसको फ्लैट सेल भी बोलते हैं, फ्लैट क्योंकि बहुत फ्लैट सेल होते हैं इसके। इनको पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं क्योंकि इसका अरेंजमेंट एकदम टाइल्स की तरह होता है। तो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि टाइल्स लाइक अरेंजमेंट होता है इनका, बहुत थोड़ा थोड़ा सा कॉम्पैक्टली अरेंज, मतलब ना अरेंजमेंट होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं एकदम टाइल्स की तरह। और टेसेलेटेड एपिथेलियम भी इसका नाम होता है, क्यों, क्योंकि अगर इसका अपर सरफेस देखेंगे तो वेव होता है, इरेगुलर सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेवी अपीयरेंस या फिर इरेगुलर सरफेस है, तो इसलिए ये सारे नाम इसी के ही हैं। तो ये है पहला टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, ये पहला एपिथेलियल, राइट। तो ऑब्वियसली ये होता है, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट ऐसे, एकदम फ्लैट और एकदम टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, प्लस इनका सरफेस अगर देखेंगे तो बहुत इरेगुलर सा होता है ऐसे, एकदम बहुत इरेगुलर सा, बहुत इरेगुलर सा। तो मतलब यहाँ पे इस टाइप का ये सेल होता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या क्या है वो आपको याद रखनी है। तो ऑब्वियसली स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एग्जांपल जो हमारी लंग्स होती है, लंग्स, और इसका मेन पर्पस होता है डिफ्यूजन में, क्योंकि इतनी फ्लैट है, इतनी फ्लैट है, इसका मेनली काम होता है डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली एल्विलाई ऑफ लंग, तो ये प्रेजेंट होगा एल्विलाई ऑफ लंग्स में। उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाता है, इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स हो गया या लिम्फ वेसल हो गए, इन सब की इनर लाइनिंग बनाता है। और वो इनर लाइनिंग कौन सी जर्म लेयर से डिराइव होते हैं, एंडोडर्म से लेयर डिराइव होते हैं। तो ऑब्वियसली लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्मिस लेयर। तो जो स्क्वामस एपिथेलियम एंडोडर्मिस का होता है उसको एंडोथेलियम भी बोला जाता है। तो एंडोथेलियम शब्द आप कहीं भी देखिए, मतलब ये स्क्वामस एपिथेलियम एंडोडर्मिस जर्म लेयर से बना हुआ है, इसलिए इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। तो सेम अगर लाइनिंग ऑफ हार्ट देखेंगे तो लाइनिंग ऑफ हार्ट भी एंडोडर्मिस नेचर का ही होता है, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। तो इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट जो बना रहे हमारा स्क्वामस एपिथेलियम वो भी एंडोडर्मिस नेचर का होता है, उसको भी एंडोथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो भी बॉडी सिलोम मैंने आपको बताया था, तो बॉडी सिलोम मैंने कहा था वो कैविटी है जहाँ पे सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट, और वो जो बॉडी सिलोम है वो मीजोडर्मल ओरिजिन का था, राइट। तो स्क्वामस एपिथेलियम जो मीजोडर्म नेचर के होते हैं, दैट इज नोन एज मीजोथेलियम। तो ऑब्वियसली दिस इज द मीजोथेलियम, ये आपको याद। नेक्स्ट इसका एग्जांपल कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल इसका है आफ्टर दिस वी आर हैविंग इनर लाइनिंग ऑफ चीक, नॉट पूरा चीक, ओनली इनर लाइनिंग ऑफ चीक। तो सिर्फ इनर लाइनिंग ऑफ चीक में ये होता है, इनर लाइनिंग ऑफ चीक में ये प्रेजेंट होगा, तो ये आपको याद रखना।
सकते हैं, दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, राइट। उसके अलावा नेफ्रॉन के कुछ पार्ट हैं, लूप ऑफ हेनले जैसा आपने सुना होगा, तो ये किडनी के नेफ्रॉन का पार्ट है। लूप ऑफ हेनले हो गया, बॉमेंस कैप्सूल हो गया, तो इन सब में भी प्रेजेंट होता है स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये दीज आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन के पार्ट है। तो नेफ्रॉन तो आप सबने देखा होगा, देखो ये बॉमेंस कैप्सूल होता है नेफ्रॉन का, ये पीसीटी है, ये हेनलेज लूप, ये पीसीटी और ये कलेक्टिंग पार्ट है। तो मतलब ये इसमें ऑफ नेफ्रॉन और इसमें नेफ्रॉन के स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम तो इतना ही है सिंपल में। सेकेंड टाइप का जो एपिथेलियम है दैट इज द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से समझ में आ रहा है ये कैसा होगा, ये क्यूब जैसा होगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये क्यूब जैसा है और ये बेसमेंट लाइक है। तो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और दूसरा होता है ब्रश बॉर्डर। तो सिंपल क्या होता है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है एकदम सिंपल सा, इसका फ्री सरफेस एकदम सिंपल सा। और ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम में इसके फ्री सरफेस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे आपको ये देखो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई इज लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, लिटिल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसका मेन पर्पस होता है बेटा एब्जॉर्प्शन, तो चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, तो इट विल एनहांस इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल। तो ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। कॉन्वोल्यूटेड मतलब जो हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होता है नेफ्रॉन का, उसमें प्रेजेंट है, ये उधर प्रेजेंट है। सो विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इट इज प्रेजेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हाईली कॉइल्ड पार्ट है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। और यहाँ पे ये बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्ब करता है वापस। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, और सिंपल मतलब सिंपल ऐसा होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, पीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी में प्रेजेंट है। तो ये पीसीटी में था ये वाला, और ये डीसीटी में, तो डीसीटी होता है ये वाला कॉइल पार्ट। तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में ये प्रेजेंट होगा सिंपल वाला। उसके अलावा हमारे जो टेस्टीज है या ओवरीज हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो अगर उनमें प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली जर्म सेल वगैरह बनाता है, तो उसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, which is present in gonads and testes, which is present in gonads. Gonads means in case of male it is testes, in case of female it is ovaries. तो ये यहाँ प्रेजेंट। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमारे थायराइड फॉलिकल है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ऑब्वियसली हार्मोन वगैरह सिक्रीट करते हैं, दैट वी विल सी। तो थायराइड फॉलिकल भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ पे और भी जगह ये प्रेजेंट, बहुत सारी जगह वैसे ये प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, देन वी डोंट हैव टू स्पेसिफिकली लर्न इट। तो जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, इन सब जगह पे ये प्रेजेंट है, व्हिच इज अगेन वी डोंट हैव टू डू गो इन वेरी डिटेल वे, है ना। तो मतलब इतना आपको सारा याद भी रखना है, बिकॉज यहाँ से मेनली क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थर्ड है कॉलमनार एपिथेलियम। तो कॉलमनार एपिथेलियम क्या है, तो इसमें सेल कैसे होता है, तो इसमें सेल होते हैं लंबे से, स्लेंडर पतले से, एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब उनके जो न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट एट द बेस, सेल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे है कॉलमनार एपिथेलियल सेल, और न्यूक्लिया उसके बेस में प्रेजेंट होते हैं, यू कैन सी ये है कॉलमनार, ऐसा। तो
ये भी सिंपली दो टाइप का है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम और दूसरा है ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम। तो ब्रश बॉर्डर से नाम ही समझ में आ गया कि ब्रश बॉर्डर में क्या होगा, इस टाइप से जो फ्री सरफेस उसमें ऐसे माइक्रोविलाई होंगे, माइक्रोविलाई होंगे। यस, तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब सबको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पे कॉलमनार एपिथेलियम, राइट। अब सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट होता है, सिंपल मतलब ऐसा कोई मॉडिफिकेशन नहीं। तो ये जैसे लाइनिंग ऑफ स्टमक हो गया, लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ पेंक्रियास, लाइनिंग ऑफ लिवर, तो ये इन सब जगह प्रेजेंट है, राइट। तो ये सारी इनकी लाइनिंग बना रहे हैं। तो ये है कॉलमनार एपिथेलियम जहां भी प्रेजेंट है, आई हैव रिटन इट। फोर्थ टाइप का सिंपल एपिथेलियम है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, सीलिया बेयरिंग सेल। सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बाल जैसा होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, सीलिया बेयरिंग एपिथेलियल सेल। और सीलिया का काम क्या होता है, ऑब्वियसली it will help in the movement of the substance in a particular direction, right? So it will help in the movement of substance in particular direction, in specific direction. तो ये इस तरीके से स्पेसिफिक डायरेक्शन में सब्सटेंस को मूव करेगा। तो ये काम होता है सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट। तो सिलिएटेड एपिथेलियम के यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। तो वन पार्ट जो एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम का, वो है क्यूबॉइडल मॉडिफिकेशन, मींस सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जिसमें कि अगर आप देखेंगे ये क्यूबॉइडल सेल है, ट्यूब लाइक सेल है, और इसके सरफेस से ऐसे सीलिया निकले, बाल जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो दीज आर सीलिया। और सीलिया निकलते कहाँ से, तो ये एक स्ट्रक्चर है जहां से सीलिया अराइज होते हैं, ये आपको दिख रहा होगा बेस पे लगे, दैट इज नोन एज बेसल लैमिना। तो यहाँ पे जो बेसल ग्रैन्यूल्स, तो जो बेसल ग्रैन्यूल्स है वहां से ये निकलता है, राइट। बेसल ग्रैन्यूल्स से सीलिया निकले हुए, सीलिया अराइज फ्रॉम, सीलिया यहाँ से अराइज फ्रॉम हियर, फ्रॉम द बेसल ग्रैन्यूल्स। और इसका फंक्शन क्या है अगर हम देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीजों को एक डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो ये थोड़े से पार्ट में स्मॉल ब्रोंक्यूल्स के प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल थोड़े से पार्ट में ऑफ स्मॉल ब्रोंक्यूल्स, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट जो है दैट इज दी कॉलमनार टाइप, सिलिएटेड कॉलमनार। दूसरा टाइप क्या है, सिलिएटेड कॉलमनार। सिलिएटेड कॉलमनार नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलमनार सेल है और इसके ही हेड से यहाँ पे सीलिया निकले हुए हैं, ये सीलिया है सारे, राइट। तो सीलिया का काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होगा, फेलोपियन ट्यूब। और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है क्यों सीलिया, म्यूकस को मूव कराने के लिए। तो जो म्यूकस है जिसने डस्ट पार्टिकल ट्रैप करे, जर्म्स ट्रैप करे, उनको मूव करवाएगा एक डायरेक्शन, राइट, और बॉडी से बाहर निकालेगा, मुंह से बाहर निकालेगा। दूसरा है फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब आप सबको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा आप सबने देखा होगा, ये देखा ना, ऐसे यूट्रस के साथ कनेक्ट है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन, और ये यहाँ पे ओवरीज हैं। तो ओवरी से एग निकलेगा, फेलोपियन ट्यूब उसको कैच करेगा और अंडे को फिर आगे की तरफ पुश करेगा। ये क्या करवाएगा, एग को मूव करवाएगा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव। उसके अलावा हमारी जो ब्रेन है, ब्रेन में कुछ स्पेस होते हैं, राइट।
तो यहाँ पे हमारी ब्रेन वेंट्रिकल्स होता है जैसे, तो ब्रेन में कुछ स्पेस है जहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करवाने के लिए भी सिलिएटेड सेल होता है। और उसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हॉलो होता है, बीच से पूरा उसमें स्पेस होता है, तो उसके स्पेस को भी लाइनिंग करने के लिए सिलिएटेड सेल होता है। तो सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दोनों जगह भी सिलिएटेड एपिथेलियम ही होता है, मतलब सिलिएटेड कॉलुनार एपिथेलियम होता है। इसको मूव कराने के लिए, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव कराने के लिए हमारे सर में, मूवमेंट ऑफ सीएसएफ। सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ये मूव करवाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इन अवर ब्रेन वेंट्रिकल्स मीन स्पेसेस। तो हमारे ब्रेन में जितने भी स्पेस है वहां पे सारा सीएसएफ मूव करेगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड की कैनाल है वहां पे ये सारा फ्लूइड मूव करेगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन, सारे सारे टाइप्स हैं सिंपल के। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ टाइप का है हमारा स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्यूडो मतलब फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर। तो ये लगता है मल्टी लेयर पर है नहीं, स्यूडो है, फॉल्स है, लगता है बट है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर होता है, लगता है लेकिन है नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिकली अगर देखा जाए जनरली ये कॉलुमनार एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन है। तो हम इसमें देखेंगे कि सारे कॉलुमनार एपिथेलियम, ज्यादातर कॉलुमनार स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम यहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ सेल इसमें होते हैं लंबे, राइट, और कुछ सेल होते हैं इसमें छोटे। कुछ सेल होते हैं लंबे, लॉन्ग सेल, एंड सम आर शॉर्ट सेल, लॉन्ग सेल, और कुछ होते हैं शॉर्ट सेल। तो इन सेल की वजह से, क्योंकि कुछ लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, तो इन सेल की वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस की पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लिया इज डिफरेंट, जिसकी वजह से ये लगता है कि डिफरेंट लेयर्स हैं सेल की, बट होती नहीं है, राइट। तो इनमें बिकॉज दे हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, क्या है, डिफरेंट न्यूक्लियाई पोजीशन, न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियाई पोजीशन मेक देम अपीयर मल्टी लेयर। तो इसकी वजह से मेक देम अपीयर मल्टी लेयर, लेकिन होते ये सिंगल लेयर ही, समझ लो ना, क्योंकि दो अलग अलग सेल की लेयर, अलग अलग शेप के सेल हैं, अलग अलग न्यूक्लियस की पोजीशन है, तो वो लगते मल्टी लेयर्ड है बट है वो सिंगल लेयर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल एक तो होता है नॉन सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, नॉन सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम, और दूसरा है सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब जिसमें, जिसके सरफेस पर सीलिया होंगे, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, तो मतलब इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो ये है सेल, और ये है सेल, और इनके सेल पर सीलिया होंगे, हेयर लाइक प्रोजेक्ट। तो ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया हमारी जो विंड पाइप होती है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लार्ज ब्रोंकियोल्स होंगे, ब्रोंकाई वगैरह जो ब्रांचेस होंगी, उनमें भी ये प्रेजेंट होगी। तो मतलब सिलिएटेड कॉलुमनार स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इधर प्रेजेंट है। नॉन सिलिएटेड प्रेजेंट होगी मेल यूरेथ्रा, जो सिंपल होगा, जिसमें कोई सीलिया विलिया नहीं है। हमारी नाक में ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम जो सूंघने में मदद करते हैं, राइट, तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में भी यही प्रेजेंट होगा, और ये सारी जगह जहां ये प्रेजेंट होता है, राइट। So that's all. This is all about the simple epithelium. तो इतना था सिंपल एपिथेलियम के बारे में। तो ये सारे सिंपल एपिथेलियम जो आपको याद रखने हैं, राइट। सो नेक्स्ट टाइप जो है हमारा, दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। तो सेकेंड टाइप इज द कंपाउंड एपिथेलियम, और फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होता है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट। सो कंपाउंड एपिथेलियम की अगर बात करेंगे, मतलब इट इज मल्टी लेयर, और
मल्टी लेयर्ड है तो मतलब मैंने कहा इसका जो मेन फंक्शन होगा वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका बहुत लिमिटेड एक्शन होता है एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, इन सब में ना। तो कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा टाइप है ट्रांजिशनल। और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम को यूरोथेलियम भी बोलते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ट्रैक्ट में मेनली प्रेजेंट होता है ये वाला कंपाउंड एपिथेलियम, राइट। तो ट्रांजिशनल जैसे मैंने कहा था बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं। सो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटिफाइड, मल्टी लेयर्ड वाला पहला स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेटिफाइड, राइट। तो वी विल सी स्ट्रेटिफाइड इन इट। तो सबसे पहला जो है स्ट्रेटिफाइड में अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम भी तीन टाइप का है। स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड, दूसरा होता है कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड और तीसरा होता है क्यूबॉइड। सो अगर हम कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो कॉलमनार में क्या होता है, बेसिकली ऑल द लेयर्स, सारी लेयर जो है वो कॉलमनार सेल से बनी। तो सारी लेयर जो है वो जितनी भी मल्टी लेयर्ड होंगी सारी कॉलमनार से बनी, सारी मल्टी लेयर्ड कॉलमनार सेल से ही बनी। तो ये है मल्टी। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा, ये रेक्टम और एनस के जंक्शन, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द रेक्टम एंड एनस जंक्शन, यहाँ प्रेजेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे है क्यूबॉइडल। तो क्यूबॉइडल में क्या होता है कि सारी लेयर्स जो होती है ना, जितनी भी मल्टी लेयर्ड है ऑल क्यूबॉइडल से बनी होती है, सारी क्यूबॉइडल से बनी। और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, और जितनी भी ज्यादातर जो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स की डक्ट होती है, ग्लैंड्स मतलब जो सिक्रीट करती हैं एंजाइम या हार्मोन्स, है ना, वैक्स या फिर और क्या क्या सिक्रीट करती है, मिल्क। तो ये सारी ग्लैंड्स के डक्ट में प्रेजेंट है। जो भी डक्ट वाली ग्लैंड है उनकी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में क्यूबॉइडल प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमें जो पढ़ना है डिटेल में दैट इज द स्क्वामस एपिथेलियम। तो स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। तो इसमें क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसमें जो सबसे नीचे वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर सबसे नीचे वाली लेयर, तो इस लेयर में डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल होते हैं, मतलब कॉलमनार होंगे, क्यूबॉइडल। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है दैट इज स्ट्रैटम। स्ट्रैटम मतलब लेयर, बेसालिस, सालिस मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर, और जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम मतलब जो बाकी ऊपर की लेयर्स को जर्मिनेट करने का पोटेंशियल है, राइट, जर्मिनेटिवम। और we also called it stratum malfici after the name of scientist, right? तो यहाँ पे ये जो लेयर है वो किससे बनती है, या तो ये बनती है क्यूबॉइडल से। क्यूबॉइडल से वैसे कम ही होती है, तो जैसे कम क्यूबॉइडल सेल होते हैं और ज्यादातर इसमें कॉलमनार सेल होते हैं। तो कॉलमनार सेल इसमें काफी ज्यादा मात्रा में, ज्यादातर जो सेल है वो कॉलमनार एपिथेलियम में होती है। उसके बाद बीच की लेयर्स होती है। ठीक है, बीच की जो लेयर होंगी वो अलग अलग शेप की होंगी, आड़े तिरछे, मतलब अलग अलग एंगल्स की, कोई कुछ से शेप में, कोई कुछ शेप में। तो ये है सारी इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट स्ट्रेटा। तो ये सारी हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये पॉलीहेड्रल मतलब अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग एंगल्स में होते हैं ना। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है तो वो बनती है यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम। तो जो सबसे ऊपर वाली है दैट इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये कॉर्नियम सबसे ऊपर वाली लेयर का नाम है, अपर मोस्ट लेयर, जो बनती है फ्लैट सेल या स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, सॉरी, कंपाउंड एपिथेलियम का। तो इसके भी दो टाइप्स हैं। तो यहाँ पे स्क्वामस स्क्वामस कंपाउंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के भी दो टाइप है, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के भी दो टाइप्स हैं। पहला है केराटिनाइज्ड और दूसरा है नॉन केराटिनाइज्ड।
तो यहाँ पे अगर हम केराटिनाइज की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम था, स्ट्रैटम कॉर्नियम मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर जो स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है, तो स्ट्रैटम कॉर्नियम केराटिनाइज्ड की केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के केस में इट इज रिप्लेस्ड बाय केराटिन प्रोटीन। और केराटिन प्रोटीन जो होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, राइट। तो वाटर रेजिस्टेंट मतलब यहाँ पे वाटर लॉस होने से बचाता है हमारी बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे ये वाटर रेजिस्टेंट है या इम्पर्मिएबल टू वाटर, यू कैन से वाटर इम्पर्मिएबल, वाटर इम्पर्मिएबल। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी बॉडी में? ये बॉडी में प्रेजेंट होती है ड्राई स्किन में। तो हमारी जो स्किन है वो ऑब्वियसली केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम है। और नॉन केराटिनाइज्ड में केराटिन प्रोटीन नहीं होता है, स्ट्रैटम कॉर्नियम कोई रिप्लेस नहीं होता, ठीक है। तो नो केराटिन प्रोटीन। तो इसमें जब कोई केराटिन नहीं है, नो केराटिन एट ऑल, तो यहाँ पे जो स्क्वामस एपिथेलियम वो एज इट इज रहती है। तो इसका एग्जांपल है मॉइस्ट सरफेस। जो हमारी बॉडी में जितना भी मॉइस्ट सरफेस है वहां ये प्रेजेंट, जैसे कि बकल कैविटी जो हमेशा गीली रहती है ना, फारिंग्स हो गया, उसके अलावा ईसोफेगस हो गया। तो ये सारे के सारे हैं इसके टाइप्स। ईसोफेगस हो गया, उसके अलावा हमारा यू नो दिस व्हाट वी कॉल कॉर्निया, हमारी जो आंख का कवरिंग होता है। उसके अलावा इसमें जो प्रेजेंट है दैट इज विजाइना, एनस। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड। दैट्स ऑल, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रांजिशनल। सेकेंड टाइप कंपाउंड एपिथेलियम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। और वी आल्सो कॉल्ड इट यूरोथेलियम, अभी मैंने बताया। तो यूरोथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये कंपाउंड एपिथेलियम के पार्ट है, तो ऑब्वियसली मल्टी लेयर्ड होंगे, बहुत सारी लेयर्स इनमें होंगी, है ना। तो जैसे यहाँ पे बेसल, अब इतना डिटेल में इसको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देती हूँ। जो बेसल लेयर होगी वो इसमें भी या तो कॉलमनार की होगी या कंपाउंड की होगी, सॉरी कॉलमनार की होगी या क्यूबॉइडल की होगी। तो ये बेसल लेयर है। तो बेसल लेयर या तो क्यूबॉइडल होती है या कॉलमनार जैसे कोई भी। उसके बाद जितने भी इंटरमीडिएट सेल होंगी, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच की लेयर्स होंगी, वो मतलब 2 to 3 लेयर्स जो वो अलग अलग शेप का होगा, अलग अलग शेप में प्रेजेंट होगा, अलग अलग एंगल। तो जो भी इंटरमीडिएट लेयर है, 2 से 3 लेयर इंटरमीडिएट लेयर, ये पॉलीहेड्रल होती है, अलग अलग शेप, पॉलीहेड्रल, अलग अलग शेप, अलग अलग एंगल के। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो ये ऊपर वाली लेयर भी अलग अलग शेप की है, तो इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं। तो चाहे इसमें क्यूबॉइडल भी हो सकता है, इसमें कॉलमनार भी हो सकता है, इसमें स्क्वामस भी हो सकता है। ये स्ट्रेच होती है ना, ये वाला जो मैंने कहा, ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट के लाइनिंग में, यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। तो ये जो ट्रांजिशनल यूरोथेलियम है, एपिथेलियम है, ये डिस्टेंसिबल है। डिस्टेंसिबल मतलब खिंचावट वाली, स्ट्रेचेबल है। तो मतलब ये ऐसा एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम है विच इज स्ट्रेचेबल। तो स्ट्रेचेबल है तो ये कहाँ प्रेजेंट है, और इसको यूरोथेलियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट, ठीक है। ये इसके लोकेशन है, ये आपको याद रखना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब यूरेटर में होगी, यूरिनरी ब्लैडर में होगी, उसके अलावा यहाँ पे रीनल पेल्विस में होगी, एक्सेट्रा। तो जो भी पार्ट है वहां पे ये देखा जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अब हमारा बचा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सो वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट, on the basis of different things, we will see different type of glandular epithelium, right? So I hope you have got everything in very detailed way, and you can make your notes, right? You can write down your doubts also, and see you all in the next class. Have a great day.